Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 4, bioenergetics. The main concept of these chapters are photosynthesis, cellular respiration and photorespiration. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर का. ऑल लिविंग थिंग्स एंड सेल्स कैरी आउट मैनी एक्टिविटीज़, यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स या सेल्स बहुत सी दीगर सरगर्मियाँ सरअंजाम देते हैं. दे जनरली असेंबल मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स. वेस्ट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सक्रीटेड. Genetic instructions flow from the nucleus to cytoplasm, vesicles to Golgi bodies, and then to plasma membrane. Ions are pumped across the membrane. यानी बहुत सी सरगर्मियों में शामिल है मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना, असेंबलिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स किसके ज़रिए? रॉ मटेरियल के ज़रिए. यानी कि हमारी बॉडी में या हर सेल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होते हैं. उनकी एक मखसूस तरतीब के ज़रिए डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स वगैरह फॉर्म होते हैं. उसके साथ इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं और फिर वो जिस्म से खारिज होती हैं एक मखसूस निज़ाम के ज़रिए. इसी तरह हमारी डिफरेंट जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कौन से एंजाइम बनने हैं, कौन सी प्रोटीन बननी है, वो हमारे सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के दरमियान आपस में उनका एक फ़्लो होता है. जैसा कि न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शंस आती हैं साइटोप्लाज्म के पास, साइटोप्लाज्म से गोल्जी बॉडीज़ के वेसिकल्स लेते हैं उन्हें, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक सेल से दूसरे सेल तक जाती हैं. इसी तरह से डिफरेंट आयंस जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पंप होते हैं, यानी इनका बैलेंस बराबर रहता है. फॉर दिस एक्टिविटीज़, यानी इन तमाम सरगर्मियों को सरअंजाम देने के लिए अ सेल नीड्स एनर्जी. हर सेल को तवानाई की या एनर्जी की ज़रूरत होती है. द एनर्जी इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर लाइफ, यानी जो तमाम एनर्जी है वो बिल्कुल एक फ्यूल की तरह, ज़िंदगी के फ्यूल की तरह यूज़ हो रही होती है. जैसा कि अगर हम चूल्हा जलाते हैं तो उसके लिए हमें गैस की या मिट्टी के तेल की ज़रूरत होती है. इसी तरह से हमें ज़िंदगी में चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है और वो फ्यूल इस एनर्जी की सूरत में हमें हासिल होता है. दिस एनर्जी इज़ ड्राइव्ड from light energy which is trapped by plants and converted into energy rich compounds. यानी अब ये जो एनर्जी है ये आखिर आती कहाँ से है? ये तमाम की तमाम एनर्जी का जो सोर्स है वो सनलाइट है, सूरज से आती है. ये तमाम एनर्जी, सूरज से जो एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी, उसे प्लांट्स हासिल कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं एंड देन उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के अंदर. और उन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? ATP, नंबर 2 पर NADPH2 एंड नंबर 3 पर FADH2. ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. ये एनर्जी की एक रेडी सोर्स है जिसे हम फौरी तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जबकि NADPH2 और FADH2 को हम फौरी तौर पर यूज़ नहीं कर सकते हैं. विच देन स्टोर इन फूड मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स. यानी कि प्लांट इस तमाम एनर्जी को जो सूरज से हासिल कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए इन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और उसके बाद ये एनर्जी फूड कंपाउंड्स की शक्ल में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की सूरत में. कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो हम रोटी खाते हैं या डबल रोटी खाते हैं या डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें, फ्रूट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, उस सब से हमें एनर्जी हासिल हो रही होती है. और इसी तरह लिपिड्स के अंदर ऑयल एंड फैट वगैरह. अदर ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू ट्रैप लाइट एनर्जी.
अब वो जो दूसरे, ये तो बात हो गई प्लांट के बारे में, अब वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लाइट को ट्रैप करने की सलाहियत नहीं रखते, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर या दूसरे एनिमल्स के अंदर तो पिगमेंट्स मौजूद नहीं होते, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, वो तो लाइट को ट्रैप करके एनर्जी नहीं हासिल कर सकते, तो वो कहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं? ओके, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स और बाय ईटिंग दोज ऑर्गेनिजम्स विच ईट प्लांट्स। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी एनर्जी हासिल करते हैं या तो प्लांट्स के ज़रिए या फिर उन ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए जो कि प्लांट को खा रहे हैं। लाइक जैसे हम डायरेक्टली भी वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड पल्सेस वगैरह, अनाज वगैरह खा रहे होते हैं और उसके साथ साथ हम उन ऑर्गेनिजम्स को भी खा रहे होते हैं जो कि इस खुराक को खा रहे हैं, जैसे कि गाय का गोश्त या बकरी का गोश्त या मुर्गी का गोश्त या अंडा। वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट कहाँ से हासिल होती हैं? वो उन ऑर्गेनिज्म से हासिल होती हैं जो डायरेक्टली प्लांट खा रहे हैं, यानी कि अनाज को खा रहे हैं, घास खा रहे हैं या दाना खा रहे हैं। कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन द लिविंग सिस्टम and its utilization in metabolic activities is called bioenergetics। कैप्चरिंग यानी कि इस एनर्जी को हासिल करना, कैप्चर करना एंड देन उसे कन्वर्ट करना, यानी सनलाइट को कैप्चर करना, उसके बाद उसे कन्वर्ट करना एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के अंदर एंड वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि सनलाइट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी के अंदर, और फिर ये काम हो किस में रहा है? लिविंग सिस्टम के अंदर, यानी प्लांट्स के अंदर हो रहा है एंड देन इट्स यूटिलाइजेशन, और फिर उसे यूज़ किया जा रहा है किस में? डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर। और ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है वो बायो एनर्जेटिक्स कहला रहा है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। In other words, bioenergetics is the quantitative study of energy relationship and conversion into biological system। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स क्या है? किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एनर्जी का आपस में जो रिलेशन है, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर तब्दील हो जाने का जो एक ताल्लुक़ है, उसे हम बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। This biological energy transformation obey the law of thermodynamics। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या बायोएनर्जेटिक है, ये कौन से कानून को फॉलो कर रही है, ओबे कर रही है? लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को, यानी एनर्जी ना तो प्रोड्यूस हो रही है ना तो ख़त्म हो रही है, बल्कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है। The whole biological energy transformation contain formation and utilization of energy rich molecules ATP। अब ये जो सारी की सारी एनर्जी है, इसका जो मेन मकसद है वो क्या है? वो है ATP की फॉर्मेशन। पहले भी मैंने बताया आपको कि वो NADPH2 बन जाए या FADH2 बन जाए, आखिरकार इसे कन्वर्ट होना है ATP के अंदर, यानी इसका जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलना है वो ATP मिलना है। प्लांट ट्रैप लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। लाइट एनर्जी को जो प्लांट हासिल कर रहे हैं और उसके बाद कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? ATP के अंदर। In living organisms, some organic molecules oxidize to produce energy। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ATP फॉर्मेशन का एक और तरीका है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होते हैं और उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी ATP बनाने में सर्फ हो रही होती है। सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस ATP। ठीक है, ATP बनाने में जो है वो सर्फ हो रही है वो एनर्जी जो ऑक्सीडेशन से हासिल हुई है। दिस प्रोसेस ऑफ ATP फॉर्मेशन फ्रॉम ADP एंड फॉस्फेट इज़ कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन भी हम ये कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ATP इज़ कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ये फॉस्फोराइलेशन डिफरेंट टाइप की होती है और किस तरह से हो रही है उस लिहाज से उसका नाम है। देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1 इज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन, नंबर 2 इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड नंबर 3 इज़ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
Number 1, photophosphorylation, the type of ATP formation which utilize energy of light means photons. It occur in thylakoid membrane of chloroplast. ओके तो ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसके नाम से जाहिर हो रहा है, फोटो मीन्स लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी यहाँ पर जो एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है वो लाइट एनर्जी को हासिल करके, लाइट एनर्जी को फोटोन, लाइट से जो एनर्जी हासिल हो रही है उसके पैकेट्स को हम फोटोन या क्वांटम भी कहते हैं। तो फोटोन से हासिल होने वाली एनर्जी को कन्वर्ट करती है एटीपी बनाने में। और ये काम कहाँ हो रहा होता है? प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन होती है, ग्रीना के अंदर जो थाइलेकोइड होता है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि एक हम कह सकते हैं कि एक पैकेट की तरह से है। तो उसके अंदर ये एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है। एक डिटेल प्रोसेस है जो इंशाल्लाह हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज़ द equational representation of this process. Number 2, oxidative phosphorylation, type of phosphorylation where ATP is formed by using energy of oxidation produced during metabolic reactions in cell. It occur in cristae of mitochondria. कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन के नतीजे में एटीपी की जो फॉर्मेशन होती है उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यानी इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं या ऑक्सीडाइज होते हैं, उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी एटीपी को पीआई यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ने में इस्तेमाल हो रही होती है और इस तरह एटीपी फॉर्म हो रहा होता है। दिस इज द इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नंबर 3, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन वेयर वन सबस्ट्रेट प्रोवाइड फॉस्फेट and energy to another substrate is called substrate level phosphorylation. इसके अंदर क्या हो रहा होता है? इसके अंदर एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोवाइड कर रहा होता है क्या? फॉस्फेट और एनर्जी, और इस तरह से एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है। एटीपी की फॉर्मेशन होने के लिए एनर्जी की जो मिक़दार रिक्वायर्ड होती है वो है तकरीबन 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, यानी कि एक एटीपी बनने के लिए ग्लूकोज के एक मोल को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की भी ज़रूरत होती है। ओके, अब ये जो बायो एनर्जेटिक का पूरा प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में एटीपी फॉर्म होती है, इस एटीपी को फॉर्म करने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं। तो प्लांट के अंदर जो 2 प्रोसेस होते हैं उनमें नंबर 1 पर है फोटोसिंथेसिस एंड नंबर 2 पर है रेस्पायरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम ये दोनों टॉपिक्स डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यहीं पर यहाँ इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है हमारा बायो एनर्जेटिक का। नेक्स्ट क्लास में हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे।